अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। मतलब एक जो बड़े लेवल का बिजनेस होता है, एक अच्छे लेवल पे चलने वाला बिजनेस होता है, उस बिजनेस में आपको ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। अगर आप इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को बड़े साइज पर रन नहीं करा पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एंशिएंट एज में होता था कि एक छोटा सा कुछ आपने शॉप पे बैठ गए सामान लेके और लोग आए और उन्होंने परचेज करके चले गए, जैसे कि फल के ठेले लगाने वाला या वेजिटेबल वेंडर या फ्रूट सेलर। तो उसने क्या किया, वो फ्रूट ले आया होलसेल मार्केट से, उसने अपने ठेले पे रख लिए या फिर अपना रोड साइड पे ही कहीं पे लगा लिया और उसके बाद लोग आए, उन्होंने पैसे दिए और उसने वो प्रोडक्ट उनको हैंड ओवर कर दिया। उसमें ना ही उसने इंश्योरेंस कराया, ना ही उसमें कोई बहुत ज्यादा वेयर हाउसिंग हुई, ना कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया। लेकिन उसके लेवल पे हो सकता है अगर उसका माल बच गया, मान लो वो एप्पल सेलर है, फ्रूट सेलर है, और वो सारे दिन में पूरे सारा सामान को नहीं बेच पाया, तो वो क्या करेगा, वापस उनको बॉक्स में पैक करेगा और उसको कहीं पे छुपा के रखेगा ताकि वो खराब ना हो या चोरी ना हो जाए, क्योंकि उसको कल फिर बेचने हैं। तो वो उसको एक तरह से उसका एक वेयर हाउस हो गया। मतलब ये एक्टिविटीज छोटे बड़े फॉर्म में कहीं ना कहीं हो ही रही होंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉपर एक अच्छा बड़ा बिजनेस रन करना है तो आपको इन सारी एक्टिविटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको बड़ा वेयर हाउस रखना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, आपको बैंकिंग के लिए अपना करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स के। तो ये सब सारी चीजें। प्रोफेशन में हमने क्या सीखा था कि प्रोफेशन में जनरली हमें कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना होता है, इसमें हमारे पास डिग्री होती है और हम उस डिग्री की हेल्प से अपने प्रोफेशन या कंसल्टेशन देते हैं। जैसे कि लॉयर, तो लॉयर एक कंसल्टेशन देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेशन देता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट करने जाते हैं, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है पर्चे पे। तो प्रोफेशन में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए डिग्री होनी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अंगूठा छाप भी हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक वेजिटेबल वेंडर, एक फ्रूट सेलर, वो सब जो सारे लोग होते हैं, उन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो बिजनेस कर रहे होते हैं। और कभी कभी तो एक पकौड़े बेचने वाला भी एक बड़े डॉक्टर से या बड़े इंजीनियर से या बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा रहा होता है। ठीक है, तो बिजनेस में आपका ग्रोथ अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो। इसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास अपने रेलेवेंट फील्ड की डिग्री होनी चाहिए। उस फील्ड में अगर आप एक्सपर्टीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते जाएंगे और आपके पास अपने फील्ड का कमांड आता जाएगा, तो लोग आपके पास आएंगे और आपकी फीस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर भी बिजनेस के बराबर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। फिर तीसरा सबसे आसान मेथड होता है एम्प्लॉयमेंट, पैसे अर्न करने का। एम्प्लॉयमेंट में क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्म में जाना है और वहां पे आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी है। मैनेजर की जॉब, क्लर्क की जॉब, फोरमैन की जॉब, सेल्स पर्सन की जॉब, मार्केटर की जॉब, एग्जीक्यूटिव की जॉब, ये सब सारे आपको जॉब करने। इसके लिए भी डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्टेन स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि आपका एम्प्लॉयर बताएगा। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो बताएगा कि मुझे जो एम्प्लॉय चाहिए उसके पास ये सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए। मान लीजिए कि उसको एक प्यून चाहिए अपने ऑफिस के लिए, चपरासी चाहिए, तो वो बताएगा कि हाँ, चपरासी 8वीं पास होना चाहिए, एटलीस्ट नाम पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश में पढ़ ले, और उसको फाइलें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है और पानी पिलाना है लोगों को। तो ये स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, मतलब उसको पढ़ना आना चाहिए, नाम वाम। फिर जैसे कि उसने अकाउंटेंट हायर किया तो उसने बोल दिया कि भाई अकाउंटेंट को जो है वो कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। वो बीकॉम हो सकता है, वो बीबीए करा हो सकता है, वो इस तरह की कोई डिग्री हो उसके पास। मतलब उसने स्किल्स डिफाइन कर दी। तो स्किल्स में अगर वो डिग्री डिफाइन करेगा तो वो भी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आपको तब मिलता है जब जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो स्किल्स बताता है, जो डिग्रियां आपको बताता है, जो सेट ऑफ स्किल्स आपको बताता है, वो स्किल्स आपकी होनी चाहिए। जब आपकी स्किल्स उसकी रिक्वायर्ड स्किल से मैच करेगी तो आपको वो पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी। अगेन, definition of business. Business refer to all those activities which are concerned with the
प्रोडक्शन एंड और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज with the purpose of selling them at a profit। तो ये काफी अच्छी डेफिनेशन है बिजनेस की। तो इसमें क्या कह रहा है, बिजनेस उन सारे एक्टिविटीज को हम बिजनेस कह सकते हैं जिसमें या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, परचेज हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, सेल हो रहा हो, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम उस तरह की एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार समझिए, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस कहते हैं जिसमें गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, परचेज हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, सेल्स हो रहा हो, किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस कहलाएंगी। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट? तो बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, किस काम के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? पहली बात, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरी चीज, इसमें प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करके रखना, उसको वेयर हाउसिंग करना। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स या सर्विसेज में डील किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? सर्विसेज किसको कहते हैं? सर्विसेज क्या होती हैं? इनटेंजिबल होती हैं इन नेचर। गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। जैसे कि हमें एक पेंसिल लेनी है तो पेंसिल हम उसको लेंगे, टच करके देखेंगे, लिख सकते हैं उससे। लेकिन आपको कह रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मिल रही है, आपको एजुकेशन सर्विस मिल रही, तो मैं क्या आपको कुछ दे रहा हूं क्या हाथ में? आप मेरे से बैग भर के कुछ ले सकते हैं, ये इनटेंजिबल है। एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सब सारी सर्विसेज। टेलीकॉम में क्या मिल रहा है? आप अपने फोन से किसी को फोन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना मिल रहा है, इंटेंजिबल है, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सर्विसेज को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, वो इंटेंजिबल होती हैं, आप खाली उसका अनुभव कर सकते हैं। बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। गुड्स भी कई तरह के होते हैं। एक गुड्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफएमसीजी गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो तेजी से कंज्यूम हो रहा हो, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं जो हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी सामानों में डील करते हैं, जैसे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, ये सब बड़ी बड़ी कैपिटल मशीन गुड्स बनाती हैं, मतलब बहुत बड़ी मशीनरी, लोकोमोटिव इंजन, ट्रेन के इंजन, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो बनाते हैं उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो L&T हो गया, भेल हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैपिटल गुड्स में डील करती हैं। तो गुड्स कई तरह के होते हैं, एफएमसीजी गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, इस तरह के। और सर्विसेज हमने समझ में आया, कई तरह की सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये सब सारी सर्विसेज होती हैं। फिर बिजनेस का क्या कैरेक्टर होता है? ये सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करता है। हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू अपनी वांट्स को और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अगर बात करनी है कहीं पे तो हमें टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर हमें भूख लगी होती है तो हमें एफएमसीजी गुड्स का इस्तेमाल करना होता है, बिस्किट खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, ये सब क्या है? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। गुड्स और सर्विसेज के थ्रू हम लोग अपनी नीड और वांट्स को पूरा करते हैं। फिर बिजनेस क्या है? ये रेगुलर डील करता है, ये नहीं एक बार किया खत्म। अगर एक बार हुआ है तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? वो रिपीट करेगा अपने आप को, बार बार रिपीट करेगा। रिकरिंग ट्रांजेक्शन होने चाहिए, रिपीटेड ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि 100 साल में एक बार ट्रांजेक्शन हो गया हम कह रहे हैं ये बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? अगर मैंने एक कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैं सपोज मेरे पास एक बाइक थी और मुझे दूसरी नई बाइक लेनी है, तो मैंने वो पुरानी वाली बाइक अपने दोस्त को बेच दी, तो क्या मैं बिजनेसमैन हूं? मैंने भी तो ट्रांजैक्शन किया, एक्सचेंज किया, प्रोडक्ट दिया उसको, उसने मुझे पैसे दिए, ये बिजनेस होगा कि नहीं? बिजनेस तब कहलाएगा जब वो रिपीटेडली ट्रांजेक्शन होंगे, बार बार ट्रांजेक्शन होंगे, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो बिजनेस हो रहा है। बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होता है, चैरिटी करना नहीं होता है, पैसे कमाना ही इसका सोल ऑब्जेक्टिव है। फिर बिजनेस अनसर्टेन होता है। मान लीजिए आपका कोई बहुत बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है, सक्सेसफुली रन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल बहुत अच्छा कर रही थी, वोडाफोन बहुत अच्छा कर रही थी, एकदम से जियो आया, उसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, अब वो कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। वोडाफोन, आइडिया तो दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई, एयरटेल भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, BSNL दिवालिया हो गई,
MTNL दिवालिया हो गई, ये अनसर्टेन है। कभी किसी चीज की डिमांड है, कभी खत्म हो गई। जैसे कि पहले बहुत सारी कंपनियां थी वो बल्ब बनाती थी, जैसे लक्ष्मण सिल्वेनिया, ओनिडा, BPL, हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर आती थी, बहुत सक्सेसफुल गाड़ी थी, वो सब खत्म हो गई। कोडेक कैमरा बनाता था, वो खत्म हो गया। तो यानी कि बिजनेस क्या है, अनसर्टेन होता है, रिस्क बहुत होता है इसमें। जब भी कोई बिजनेस होगा तो कुछ ना कुछ यूटिलिटी जरूर हो रही होती है, क्रिएट हो रही होती है। जैसे कि हाँ, एक चीज और इसमें बता दे कि बिजनेस का मतलब ये नहीं हुआ आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बेच दिया। अगर आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तब भी वो बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी मेकर है, वो क्या करता है, स्टील एज अ रॉ मटेरियल खरीदता है और उससे कार की बॉडी बनाता है, और कार की बॉडी बना के फिर वो कार मैन्युफैक्चरर्स को पास ऑन कर देता है। हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज में उनको भी शामिल करते हैं जो वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब वो फिनिश गुड्स नहीं बनाते हैं, फिनिश गुड्स कोई और बना रहा होता है, वो बीच में मीडिएटर है, वो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी है, वो बिस्किट बनाता है, तो बिस्किट बनाने के लिए वो रैपर किसी और से खरीद रहा है। मारुति है, मारुति क्या कर रही है कि वो कार बना रही है, लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग लोगों से खरीदे हैं। बेयरिंग किसी से खरीदी है, टायर किसी से खरीदा है, पेंट किसी से खरीदा है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो रनिंग चीजों में फिनिश गुड्स नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी एक चीज में उसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं। वो भी एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी हुई। बिजनेस क्या करता है, हमेशा वैल्यू क्रिएट करता है। किसी भी रॉ मटेरियल में या किसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, और वैल्यू एडिशन के बाद उसकी प्राइस बढ़ा के बिजनेसमैन उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे उन्होंने क्या कर दिया कि कोई एंटीक आइटम खरीदा, या कोई, जैसे आपने देखा होगा जो सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, माई कार, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदी, उसको अच्छे से साफ किया, वॉश किया, रिपेयर किया, पेंट किया, उसमें वैल्यू एडिशन करी, फिर उसको बेच दिया। तो हमेशा बिजनेस में वैल्यू एडिशन होती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, मतलब उसको यूटिलाइज और यूजफुल बना देते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, और वैल्यू एडिशन करने के बाद वापस उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये भी बिजनेस का नेचर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एज द पर्पस और द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटी। बिजनेस का सबसे पहला तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने बिजनेस ओनर के लिए प्रॉफिट अर्न करना। फिर दूसरी चीज ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। जब बिजनेस रन कर रहा होता है तो उससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल रहे होते हैं। लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होता है। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उनको जो सैलरी मिलती है उससे फिर से वो और चीजों का कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं। प्लस जो उनको सैलरी मिलती है उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इस तरह से बिजनेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे वैल्यू एडिशन करता है सोसाइटी के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। बेसिकली अगर हम बात करें स्टेक होल्डर की, बिजनेस अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन करता है। कैसे समझते हैं इस चीज को? स्टेक होल्डर वर्ड क्या होता है इसको ध्यान से कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है कि वो सारे लोग जो बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? उसके शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके सप्लायर्स, उसकी मार्केटिंग एजेंसी वाले लोग, उसके कंज्यूमर्स, ये सारे के सारे लोग कौन है? उसके स्टेक होल्डर है, जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस चलने की वजह से फायदा होता है, तो उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके जो ओनर्स होते हैं, उसके जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, उनके लिए प्रॉफिट अर्न करना, उसके सारे स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अर्न करना, सारे स्टेक होल्डर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवांटेज पहुंचाना। वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है। बिजनेस एक्टिविटीज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज: इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक में क्या आएगा? जिससे हम लोग मॉनेटरी गेन्स लेंगे, यानी कि बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए पैसा कमा के दे, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करे, उनको रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बेहतर एनवायरनमेंट दे, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दे, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज से लोगों का भला करे। ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव
जो भी प्रोडक्ट्स है उससे लोगों को इमोशनल और फाइनेंशियल वैल्यू मिले। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो CSR एक्टिविटीज करती हैं जिसमें वो बच्चों को पढ़ाना, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग के पास ITC की नोटबुक होगी, बहुत सारे लोग ITC की नोटबुक इस्तेमाल करते होंगे। तो ITC की जो नोटबुक है उसमें क्लासमेट लिखा रहता है, क्लासमेट की नोटबुक इस्तेमाल करते होंगे बहुत सारे लोग। तो क्लासमेट की नोटबुक में जब आप पीछे देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप क्लासमेट की नोटबुक परचेज करेंगे तो उसमें से 1 या 2 रुपए उन बच्चों को दिए जाएंगे जो शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो अपना पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उन लोगों के पास जाएंगे और उन लोगों की पढ़ाई होगी उससे। तो मतलब क्लासमेट की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे 1 या 2 रुपए का वो ITC, ये इंडियन टोबैको कंपनी का प्रोडक्ट है ITC क्लासमेट, तो वो उनको चैरिटी करता है। तो इस तरह से जितने भी बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं पे सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए और अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए मॉनेटरी या सोशल गेन करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग उसी तरह की टेबल पे देखते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करना। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? बेटर क्वालिटी की लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जॉब सेटिस्फेक्शन देना, लोगों की स्किल्स को इंप्रूव करना, लाइक दैट। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ समाजशास्त्री हैं जिसमें से पीटर F. ड्रकर थे, उन्होंने कुछ बताया है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी, नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव की मतलब जो बिजनेस है वो क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, अपने सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि शेयर का प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करे, उस पर्टिकुलर कंपनी से हमें रेगुलर डिविडेंड मिले। तो ये सब सारी चीजें किसमें आ गई? आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं हर एक कंपनी के, जैसे मैंने आपको बताया CSR एक्टिविटीज करती हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या करती हैं? ट्री प्लांटेशन करते हैं। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एशियन पेंट्स ने या दूसरी बड़ी पेंट कंपनियों ने इको फ्रेंडली पेंट बनाया। जैसे वो इनेमल बनाते थे तो इनेमल से क्या होता था कि बहुत तरह की विषैली गैसें निकलती थी जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। या फिर जो लोग उस रूम में बैठे हैं, अगर पेंट हुआ है, आपने देखा होगा जब भी आपके कमरे में या रूम में पेंट होता है, घर में पेंट होता है, तो आप थोड़ी देर वहां बैठ नहीं सकते, अजीब सी स्मेल आती है। बड़ी बड़ी पेंट कंपनियों ने क्या किया? एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इको फ्रेंडली पेंट लॉन्च कर दी है। और अगर उन पेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, जो पेंट कर रहा है पेंटर उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, और जो उस रूम में बैठे हुए लोग हैं उनके भी सेहत पे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक तरह से CSR भी हो गया और उसमें ह्यूमन भी हो गया कि उसने सोसाइटी का भी वेलफेयर कर दिया और इंडिविजुअल ह्यूमन का भी वेलफेयर कर दिया। ह्यूमन वेलफेयर और कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज में कैसे और वेलफेयर कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के दें, उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान ना हो। जैसे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, तो नेस्ले के प्रोडक्ट्स हमेशा ये दिखाने की, आपने देखा होगा नेस्ले का लोगो क्या है? कोई बताएगा मुझे? नेस्ले के लोगो में क्या है? नेस्ट है, उसमें एक बर्ड है और वो अपने बच्चों को फीड करे, ठीक है, उनको दाना दे रही है, खिला रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये कि नेस्ले के जो प्रोडक्ट है वो इतने ज्यादा सेफ है जितना कि माँ एक अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरीके से नेस्ले भी अपने कंज्यूमर्स का ध्यान रखता है। आपने देखा होगा कि नेस्ले सेरेलैक बनाता है, जो बेबी फूड होता है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, इन्फेंट्स को दिया जाता है, जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं उनको वो दिया जाता है। फिर नेस्ले के दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेस्कैफे हो गया, नेस्ले मैगी हो गया, तो वो ये अपने लोगों के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है प्रोडक्ट्स। तो यानी कि ये एक तरह से ह्यूमन टच हो गया कि हर एक इंडिविजुअल को बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराएंगे। अ बिजनेस मस्ट अचीव सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दस टू अवॉइड लॉसेज। अब क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी करना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसके लिए पीटर F. ड्रकर ने बताया कि अ बिजनेस मस्ट अचीव सफिशिएंट प्रॉफिट
टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दस टू अवॉइड लॉसेस। मतलब बिजनेस में इतना प्रॉफिट आना चाहिए ताकि उसके जितने भी रिस्क हैं वो कवर हो पाए, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो पाए, और फ्यूचर में अगर कोई लॉसेस हो सकते हैं उसको भी वो कंपनसेट कर पाए। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो बिजनेस ओनर है वो 15% का प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, लेकिन 15% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने बैंक से जो लोन ले रखा है उसमें उसको 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर जो उसका प्रॉफिट बचता है उसमें उसको सैलरी पे करनी होती है। फिर उसको जो प्रॉफिट बचता है उसमें उसको जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां का रेंट पे करना होता है, मशीनों का डिप्रिसिएशन लग रहा है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स देने होते हैं। तो मतलब अगर एक कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर 15% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसके 15-20% के खर्चे भी हैं, तो दैट मीन्स कि वो बिजनेस वाइबल नहीं है। आपको उस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए वाइबिलिटी क्या है कि आपका सारे खर्चे निकालने के बाद कम से कम 10, 15, 20% का प्रॉफिट बचना चाहिए। सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस, सारी चीजें पूरी करने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप कैपिटल को किसी बैंक में एफडी भी कर देंगे तो 7-8% का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपका बिजनेस इतना भी जनरेट नहीं कर पा रहा है तो इससे बेहतर यह है कि आप बिजनेस ना करें, वो पैसे को उठा के आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, तो कोई दूसरा कुछ काम करेगा, उससे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। यानी कि बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतना प्रॉफिट जनरेट करना है सो दैट कि उसके सारे रिस्क कवर हो जाएं, उसकी सारी एक्सपेंसेस कवर हो जाएं, और फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो सकता है तो उसको भी वो कवर कर ले, और किसी तरह का जो बिजनेसमैन है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। पता चला उसने कमा रहा है 1 लाख रुपए, खर्चे हो रहे हैं 2 लाख रुपए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी बिजनेस कॉमर्शियली वाइबल है। अ बिजनेस मस्ट अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मैंने आपको वैसे बता दिया है, फिर से इसमें लिखा हुआ है कि किसी बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहिए। उसके लिए कुछ रीजन दिए हैं कि अगर ये रीजन मतलब अगर एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिजनेस सक्सेसफुली रन ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिजनेस ही क्या होता है, हमारी जीविका का माध्यम होता है। जो बिजनेस कर रहा है उसकी जीविका का माध्यम बिजनेस ही है। तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अगर वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या, घर में क्या लेके जाएगा। हम लोगों को कितना % का मार्जिन रखना चाहिए? मान लीजिए मार्जिन तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो वही ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसमैन का। जैसे कि हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Xiaomi भी है और एप्पल है, 2 कंपनियां हैं इंडिया में, सैमसंग भी है, लेकिन हम एप्पल और Xiaomi को कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा फोन इंडिया में Xiaomi बेच रही थी अभी तक, फिर सैमसंग आ गई, फिर Xiaomi हो गई, ऐसे चलता रहता है। एप्पल के यूजर हिंदुस्तान में बहुत कम है, पूरी दुनिया में भी सैमसंग, LG, चाइनीज फोन बहुत बिकते हैं, एप्पल उतना ज्यादा नहीं बिकता है। लेकिन एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सऊदी अरामको भी है और एप्पल भी है, जबकि उसके प्रोडक्ट्स हम लोग जैसे पूरे क्लास के लोग बैठे हैं तो कितने लोगों के पास इस समय एप्पल होगा? मेरे पास, मैंने तो नहीं परचेज किया क्योंकि मेरा वो काम पूरा नहीं कर सकता है। शायद बहुत कम लोगों के पास एप्पल होगा, 1-2 लोगों के पास, तो 100 में 1-2 लोगों के पास एप्पल है। लेकिन एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। नोकिया, सैमसंग, MI ये जो फोन बेचते हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन एक फोन हैंडसेट पे 100, 500, 1000 रुपए होता है। लेकिन एप्पल अगर 1 लाख का फोन बेच रहा है तो उसका 70,000, 60,000, 60-70% तक मार्जिन होता है, और जबकि दूसरी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का 5 से 10% का मार्जिन होता है, 15% का मार्जिन होता है। तो ये मार्जिन की डिफरेंस की वजह से ही नंबर ऑफ फोन Xiaomi ज्यादा बेचता है, नंबर ऑफ फोन सैमसंग ज्यादा बेचता है, नंबर ऑफ फोन्स Vivo, Oppo ज्यादा बेचते हैं, लेकिन एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। 1 लाख का फोन बेचता है तो 70,000 का मार्जिन कमाता है। ये जब कई हजार फोन बेच देंगे तब कहीं 70,000 रुपए कमा पाएंगे। मतलब सैकड़ों फोन जब वो बेचेंगे तब उनको 70,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, वो एक फोन में कमा ले रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि हम अपने मार्जिन को जितना ज्यादा बढ़ा पाए उतना ही अच्छा है। और
रही बात थ्रेशोल्ड मार्जिन की, तो हमें ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट अगर हम अपने पैसे को बैंक में रखें, वहां पे अगर हमें 10% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट 12-15% के रिटर्न तो बिजनेस में मिले ही मिले, सारे खर्चे काट के। नहीं तो फिर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए। हम क्यों बिजनेस में लगाएं, क्यों इतना रिस्क लें, क्यों समय लगाएं, क्यों एम्प्लॉय हायर करें, क्यों मैन्युफैक्चरिंग करें, क्यों प्लांट लगाएं, ठीक है, ये सब इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है अगर हमें उतना पैसा भी नहीं मिल रहा जितना कि हम इन्वेस्ट करने पे कमा सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अभिषेक, मुझे लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बस जल्दी से ये वाला टॉपिक खत्म करें, क्लास खत्म करते हैं। तो पहली बात, बिजनेस में एडिक्वेट प्रॉफिट इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। हमें अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, बैंकर्स हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के बॉन्ड्स लिए हैं, डिवेंचर्स लिए हैं, उनको हमें पैसा देना है। तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देना है। तो अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा तो हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि हम बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें ज्यादा रिटर्न बन रहा है। अदरवाइज बैंक में 5-6% का रिटर्न तो बन ही रहा है। तो लोग इक्विटीज में या शेयर्स में या कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। तो वो क्योंकि रिस्क ले रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। तो इसलिए भी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। अदरवाइज बैंक एफडी में तो रख ही लेगा, किसान विकास पत्र में रख लेगा या किसी और सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा जमा कर देगा, बिजनेस में क्यों लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इसलिए भी एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए क्योंकि हमें आगे चल के अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है। और अगर हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो हमारे पास एक एडिक्वेट सरप्लस रिजर्व्स होने चाहिए। तो रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए। फिर अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बिजनेस की वर्किंग एफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट वर्किंग नहीं है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में लगातार प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि अगर किसी कंपनी की आप बैलेंस शीट देखें और दिखाएं कि 10 साल से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी एफिशिएंटली। अगर एचडीएफसी की आपने बैलेंस शीट देखी और देखा कि पिछले 15-20 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न निकाल रही है, हर साल 18-20% का इसका प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही है। और अगर आपके बैलेंस शीट में लगातार प्रॉफिट आता रहता है तो आपकी गुडविल बढ़ती है, आपका रेपुटेशन बढ़ता है और आपको ज्यादा लोन मिलता है, ज्यादा क्रेडिट मिलने लगता है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फिर से मैं आपको नेस्ले का एग्जांपल देता हूं कि नेस्ले को यूरोप और अमेरिका में पैसा 1 या 2% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 6-7% इंटरेस्ट पे पैसा उठाती है। यानी कि नेस्ले कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस सॉवरेन क्रेडिट, अपनी कंट्री की सॉवरेन क्रेडिट वर्दिनेस से 6 गुना ज्यादा है। लोग उसको 1% इंटरेस्ट रेट पे भी पैसा देने को तैयार हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेस्ले पैसा वापस करने में कैपेबल है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो उनको 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी गुडविल और रेपुटेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपने सीखी होंगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए और मैं सारी क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लेक्चर सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।